हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग एवं संक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शियस डिजीज एंड डिजीज कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ये क्लास हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर 2 क्लासें और ले चुका हूं, तो उनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वो क्लास भी देख सकते हैं। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीटी आरपीएससी ईओ एमओ आरएस हाईकोर्ट एलडीसी वीडियो आरआरबी एनटीपीसी एसएससी इन सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम्स में आए हुए और जिनके आने के आगे भी सबसे ज़्यादा चांसेस है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता? मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस और चिकनगुनिया। तो देखो, हमें पता है कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। डेंगू एडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर से काटने से होता है। चिकनगुनिया ये भी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो है हेपेटाइटिस जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता। हेपेटाइटिस या जॉन्डिस या जिसको पीलिया कहते हैं, ये वायरस के जनित रोग है और ये यकृत की मुख्य बीमारी होती है। और पीला रंग मुख्यतः यूरिन का पीला रंग और आंखों का और पीला रंग हो जाता है इसमें हेपेटाइटिस में। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया ये थर्ड, हेपेटाइटिस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में, जानकारी लेते हैं और कि पीलिया या हेपेटाइटिस ये वायरस जनित यकृत का रोग है। इसमें यकृत उत्पन्न पीत वर्णक का पूरी तरह उपापचय नहीं हो पाता, इसलिए आंखें और त्वचा पीली हो जाती है। यकृत जो बिलरुबिन और बिलवर्डिन 2 वर्णक उत्पन्न करता है, उसमें से बिलरुबिन का जो है वो पूरी तरह से उपापचय नहीं हो पाता। इसलिए लक्षण इसके ये है कि पित्तवर्णक बिलरुबिन का निर्माण होता है मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। जो मृत आरबीसी कोशिकाएं होती है उनका जब डिकम्पोजिशन होता है यकृत में आरबीसी का, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से बिलरुबिन बनता है, ये पित्तवर्णक बनता है। ये रक्त की जगह पित्तरस में मिलता है। पित्तरस के साथ ये आंत में जाता है और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण या अवरोध होने से जब यकृत कोशिकाएं रक्त से बिलरुबिन लेना बंद कर देती है तो रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। वायरस के संक्रमण की वजह से यकृत की कोशिकाएं इसका अवशोषण नहीं कर पाती रक्त से, इस वजह से रक्त में इस बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो शरीर की त्वचा, नाखून, आंखों की झिल्ली आदि का रंग पीला दिखाई देने था। इसे ही पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं और इसी वजह से पेशाब का रंग पीला हो जाता है। उपचार इसके लिए है कि लीवर के इंजेक्शन लेने चाहिए, दही, गन्ने का सेवन और पूर्ण आराम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महामारी में नहीं आती? वह कौन सी बीमारी जिसको महामारी की श्रेणी में नहीं आती? महामारी का मतलब है जो एक से बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जिसका स्प्रेड हो, जो फैल जाए, वो महामारी के रूप में आती है। तो इनमें से कौन महामारी के रूप में नहीं है? कैंसर नहीं है, हैजा नहीं है, मलेरिया नहीं है या प्लेग नहीं है। तो जो संक्रामक नहीं है, असंक्रामक बीमारी है, वही आएगी जो नॉन इन्फेक्शियस है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर हो गया कैंसर। ये नॉन इन्फेक्शियस है, पर्टिकुलर पर्सन तक ही रहता है, उसी पेशेंट तक रहेगा, एक पेशेंट से अगले पेशेंट में नहीं फैल सकती, इसलिए महामारी का रूप नहीं ले सकती। बाकी हैजा, मलेरिया, प्लेग ये महामारी के रूप में ले सकते हैं और कई बार इनकी वजह से अलग अलग इलाकों में या अलग अलग देशों में महामारी के रूप में ये फैले हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कैंसर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैंसर के बारे में कि एक बीमारी जिसमें असामान्य कोशिकाएं, ये एक बीमारी, कैंसर एक बीमारी है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है और शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। इसके प्रकार है, अलग अलग प्रकार है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, बेसल सेल कैंसर, त्वचा का कैंसर जिसको कहते हैं मेलोनीमा, ये त्वचा कैंसर है मेलोनीमा, सबसे गंभीर प्रकार का कैंसर है। और कोलेक्ट्रल कैंसर इन पाचन तंत्र का जो निचला भाग है, कोलन का, रेक्टम का कैंसर या रेक्टम का कैंसर कहता है, बड़ी आंत के लास्ट पार्ट में इस तरह का कैंसर फैलता है। फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान की वजह से या रेडोन गैस की वजह से या एस्बेस्टोस से हुआ श्वेत फुफ्फुस कैंसर, ये फेफड़ों का कैंसर है। रक्त का कैंसर लिम्फोमा जिसको कहते हैं लिम्फोमा, और कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए जाता है। तो जब हमारे ऊतक की कोशिकाएं अनियमित रूप से वृद्धि करने लगे,
अनियमित उनमें विभाजन होने लगे और वो उन पर न्यूक्लियस का नियंत्रण न रहे कोशिकाएं, तो कोशिकाएं बहुत ज़्यादा संख्या में विभाजित होकर एक ग्रुप बना लेती है, एक ट्यूमर बना लेती है। तो ऐसी कंडीशंस को हम कैंसर कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं जिनकी हमने बात करी। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके इलाज के लिए हम कीमोथेरेपी करवाते हैं? तो कीमोथेरेपी का इलाज कैंसर के लिए, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए, आर्थराइटिस के लिए। तो सही आंसर है कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। जब उन कोशिकाओं को, जो ट्यूमर की कोशिकाएं, उनको किसी केमिकल के द्वारा जला दिया जाता है, इस तरह से कीमोथेरेपी की जाती है। और अगला है सफ़ेद श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? ये फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है श्वेत फुफ्फुस कैंसर। तो इसका मुख्य कारण क्या है? एस्बेस्टस, सिलिका या कपास के रोए या कागज की लुगदी। तो ये भी अभी हमने बात करी थी कि एस्बेस्टस की वजह से श्वेत फुफ्फुस कैंसर होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया एस्बेस्टोस। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर का सामान्यतः निम्न में से किस आइसोटोप के द्वारा उपचार किया जाता है? किस रेडियोधर्मी समस्थानिक के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है? कोबाल्ट 60 के द्वारा, फॉस्फोरस 31 के द्वारा, आयोडीन 133 के द्वारा, या सोडियम 24 के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर है कोबाल्ट के द्वारा। कोबाल्ट के आइसोटोप कोबाल्ट 60 के द्वारा हम कैंसर का उपचार करते हैं। अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, रेडियोधर्मिक समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें परमाणु संख्या समान होती है, एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनके परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए इनके मास नंबर, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं हम। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का ही एक रूप है जिसको आइसोटोप कहते हैं। ये स्लेटी रंग का चमकीला धातु है और रेडियो एक्टिव होने की वजह से, रेडियो समस्थानिक होने की वजह से इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक ही रहता है, अगले व्यक्ति में नहीं फैलता? वो असंक्रामक रोग इनमें से कौन सा है? सामान्य जुकाम, निमोनिया, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, और एड्स। तो देखो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है उच्च रक्तचाप। ये हाई बीपी या लो बीपी ये पर्टिकुलर पेशेंट तक ही रहेंगे, किसी एक पेशेंट से अगले पेशेंट में इनका ट्रांसफ़र या इन्फेक्शन नहीं हो सकता। एड्स जेनेटिकल, ये मतलब यौन संबंध के द्वारा एक से अगले में या रक्त के द्वारा फैल सकता है। निमोनिया ये और सामान्य जुकाम ये वायरल के और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ जो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या इस तरह से फ्लूइड के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो ये सही आंसर हो गया थर्ड वाला, उच्च रक्तचाप असंक्रामक रोग है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसमें कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। ये एक पुरानी चिकित्सकीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। धमनियों में जो रक्त बहता है हार्ट से जो पंप होके प्रेशराइज्ड जो ब्लड हार्ट में धमनियों में आता है, आर्टरीज में, तो वहाँ पर इन ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से 120 होना चाहिए, लो जो है वो 80 होनी चाहिए, लो बीपी या लो ब्लड प्रेशर, और हाई 120 mmHg पारे के लेवल पर इतना होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा अगर 120 से ज़्यादा हो गया तो वो हाइपरटेंशन या जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब कहते हैं, तो ये वाली कंडीशन है। तो दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन हाइपरटेंशन या हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु जनित रोगों का समूह कौन सा है? इनमें से वो कौन से रोग है जिनका संक्रमण या फैलना जो है वो स्प्रेड जो है वो वायु के माध्यम से होता है, यानी वायु के द्वारा एक से दूसरे पेशेंट तक ये फैल सकते हैं? वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, या एड्स, हैजा, क्षय, या जुकाम, मधुमेह, एनीमिया, या कैंसर, घेंगा और जुकाम। देखो कैंसर रोग वायु से नहीं फैल सकता, ये संक्रामक असंक्रामक है। घेंगा भी नहीं फैल सकता, जुकाम फैल सकता है, जुकाम फैल सकता है, मधुमेह नहीं फैलता, एनीमिया भी नहीं फैलता। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे। एड्स वायु के द्वारा नहीं फैलता, हैजा फैल सकता है लेकिन ये भी जल के द्वारा फैलता है, क्षय रोग ये वायु के द्वारा फैल सकता है, तो इसमें भी सारे ऑप्शन नहीं है। ये देखते, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन तंत्र की बीमारी है, वायु के द्वारा फैल सकती है। स्वाइन फ्लू ये फ्लू है, वायरल डिजीज़ है, ये फैल सकता है वायु के द्वारा। निमोनिया, डिप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी वायु के द्वारा फैल सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो गया। ये तीनों रोग वो रोग है जो वायु के द्वारा संचारित हो सकते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो गया।
थोड़ा सा बात करते हैं। वायु अनेक प्रकार के रोगों का माध्यम है, जिसमें से कुछ है डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, पर्टुसिस जिसको कहते हैं, तपेदिक, टीबी, चेचक, खसरा, सार्स और छोटी माता, कर्णफेर, इन्फ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू, ये वो बीमारियां जो वायु के द्वारा फैल सकती है। अगला क्वेश्चन है क्रिटिनिज्म क्या है। क्रिटिनिज्म यौन अवस्था में होने वाला एक रोग है, या बच्चों में होने वाला एक रोग है, या वृद्ध व्यक्ति में होने वाला एक रोग है, या स्त्रियों में होने वाला एक रोग है। क्रिटिनिज्म क्या है, तो देखो यहाँ पर सही आंसर है कि बच्चों में होने वाला रोग है क्रिटिनिज्म। और ये रोग जो है वो थायरोक्सिन की कमी की वजह से होता है। थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है इसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। आयोडीन की वजह से इसका संश्लेषण होता है, ये बनता है हार्मोन। तो जब बच्चों में आयोडीन की कमी की वजह से या थायरोक्सिन हार्मोन कम बनने की वजह से बच्चों में ये सिचुएशन हो जाती है, इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो कि बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग थायरोक्सिन की कमी की वजह से होता है। ऐसे बच्चे छोटे बौने हो जाते हैं, बौने रह जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ती, कुरूप होते हैं, यानी इनका जो रूप है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता है, पेट इनका निकला हुआ रहता है, जीभ मोटी और बाहर की ओर निकली हुई रहती है, जननांग इनके अल्प विकसित होते हैं, और त्वचा जो होती है वो ड्राई रहती है, यानी सूखी हुई रहती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है। क्रिटिनिज्म थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है फील पद या फील पाँव के कारण होता है। फील पाँव ये जो बीमारी है किसकी वजह से होती है, ये सूत्रा फाइलेरिया की वजह से होती है, ये कृमि है एक तरह का, या चपटे कृमि की वजह से होती है, फ्लैट वर्म की वजह से होती है, या फीता वर्म की वजह से होती है, टेप वर्म की वजह से होती है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो देखो सही आंसर यहाँ पर है सलीपाद या फील पाँव या सलीपाद, ये जो बीमारी है ये सूत्राब या फाइलेरियाई कृमि की वजह से होती है। फाइलेरियाई वुचरेरियाई करके ये होता है, तो फाइलेरिया कृमि है, इसकी वजह से होती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो फाइलेरियाई परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है ये फाइलेरियासिस, जो धागे के समान दिखने वाले सूत्र कृमि राउंड वर्म से होता है। ये एक राउंड वर्म है, धागे के समान ये दिखता है, राउंड वर्म है, गोल कृमि है, और इसका नाम है फाइलेरियाई। ये उष्णकटिबंधीय रोग है, और फील पाँव अथवा हाथी पाँव लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग वुचरेरियाई ब्रोंकोप्टाई और बुर्गिया मलाई सूत्रकृमि से होता है। तो ये जो कृमि है इनके नाम है वुचरेरियाई ब्रोंकोप्टाई और बुर्गिया मलाई, ये कृमियों से ये होता है। इस रोग के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, इसे फाइलेरियासिस कहते हैं। यानी इसके पाँव जो होता है हाथी के जैसे, हाथ और पाँव फूले वैसे दिखाई देते हैं, हाथी पाँव जैसे हो गया, इसलिए इसका नाम हाथी पाँव रख दिया। तो वुचरेरियाई ब्रोंकोप्टाई या बुर्गिया मलाई जो सूत्रकृमि इससे होता है, फाइलेरियासिस नाम का बीमारी ये होती है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया पैदा किया जाता है, फाइलेरिया का कारक कौन है। वुचरेरिया ब्रोंकोप्टाई या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या एस्केरिस लम्ब्रिकोइडीज या एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये तो अमीबाइसिस का कारण होता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का कारण होता है। वुचरेरिया ब्रोंकोप्टाई सही आंसर है यहाँ पर पहला। अभी हमने बात करी थी फाइलेरियासिस या फाइलेरियाई या फील पाँव या हाथी पाँव रोग जो है वो वुचरेरिया ब्रोंकोप्टाई नाम की कृमि के द्वारा होता है, जो एक राउंड वर्म है, गोल कृमि होता है। अगला क्वेश्चन है डेटोनिज्म यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें कौन कौन सा रंग नहीं देख पाता, जो रोगी होता है उसको कौन से रंग नहीं दिख पाएंगे जब उसको डेटोनिज्म या प्रोटेनोपिया नाम की वर्णांधता होगी, तो उसको कौन कौन से रंग नहीं दिखाई देंगे। लाल रंग नहीं दिखाई देगा, हरा या नीला, या ये सारे नहीं दिखाई देंगे। तो सही आंसर यहाँ पर है कि ये सारे रंग वो नहीं देख पाएगा, तीनों रंग नहीं देख पाएगा। जो प्राइमरी कलर है यही प्राइमरी कलर है। तो प्राइमरी कलर में नहला यानी नीला, हरा और लाल, नहला, ठीक है, ये ऐसे याद रख लो आप। नहला पे दहला सुनते हैं ना हम लोग, तो नहला, नय यानी नीला, है यानी हरा, और ला यानी लाल। तो नीला, हरा, लाल जो तीनों प्राइमरी कलर है, जो प्राथमिक रंग है, ये तीनों नहीं दिख पाएंगे जब डेल्टोनिज्म या प्रोटेनोपिया नाम की वर्णांधता हो गई। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। डेटोनिज्म या प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, इसमें रोगी नीला, हरा, लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता।
अगला क्वेश्चन है कि पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न में से किसे नोबेल प्राइज मिला था। इनमें से वह कौन सा साइंटिस्ट है जिसने पार्किंसन रोग का इलाज विकसित किया था और इस योगदान के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन हमारे सामने है कि अरविंद कार्लसन, रॉबर्ट बी लाफलिन या वाल्टर कोहन या फरीद मुराद। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है अरविंद कार्लसन। अरविंद कार्लसन नाम के वैज्ञानिक ने जो पार्किंसन रोग होता है इसके इलाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये मस्तिष्क का मुख्य रोग है जिसमें स्मरण शक्ति नहीं रहती है और हाथ पाँव में कंपन होना इसकी विशेषता है। थोड़ा सा इस पार्किंसन के बारे में बात करते हैं। अरविंद कार्लसन नाम के वैज्ञानिक को पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। पार्किंसन रोग मस्तिष्क से संबंधी कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण स्मरण शक्ति में कमी से संबंधित रोग है, यानी मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और इस वजह से उस पेशेंट की स्मरण शक्ति की कमी पाई जाती है। ये वृद्धावस्था में होने वाला रोग है। हाथ पांव का कांपना और अत्यधिक क्रोध आना इस रोग के लक्षण है। सन 1817 में जेम्स पार्किंसन ने इस रोग की खोज की थी और 1817 में इसकी खोज जेम्स पार्किंसन ने की थी, इसलिए इस रोग को पार्किंसन नाम दिया गया और इसका इलाज जो विकसित किया या इलाज विकसित वो कार्लसन ने किया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इस रोग के आविष्कारक द्वारा इसे स्पंदित पक्षाघात शेकी पल्सी की संज्ञा दी थी। एक तरह की सेरिब्रल पल्सी है या एक तरह का सेकिंग पल्सी है, इसको कहा गया था उस समय। इस रोग के इलाज के लिए प्रोमीपेक्सोल नामक दवा की खोज की गई थी ये कार्लसन के द्वारा, प्रोमीपेक्सोल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु अन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। कौन सा कीट है जो मनुष्यों में निंद्रालु व्याधि यानी जिसकी वजह से निंद्रा ज़्यादा आती है, ज़्यादा नींद आती है, इससे बीमारी फैलाता है, लेकिन अन्य जीवों में ऐसा नहीं कर पाता, वो ऐसा नहीं करता और इसको अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहा जाता है। मधुमक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी या खटमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी अनिंद्रालु या निंद्रा बीमारी, स्लिप सिकनेस, सोने की बीमारी जिसमें ज़्यादा नींद आती है, ये बीमारी सीसी मक्खी के द्वारा होती है। सही आंसर है यहाँ पर सीसी मक्खी। अगला क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से किसका मेल सही है। यहाँ पर 4 जोड़े, किसी एक का सही मेल है, बाकी 3 का गलत मेल है। पहला है टेटनस। टेटनस के लिए BCG, ये सही नहीं है। टेटनस के इलाज के लिए DPT का टीका लगता है जो 3 बीमारियों से रक्षा करता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो ये BCG गलत है। BCG राजक्षमा या TB का वैक्सीन है, तो ये ATS, ये भी गलत है। ATS नहीं बल्कि TB के लिए BCG का टीका लगता है। मलेरिया क्लोरोक्वीन, ये सही ऑप्शन है यहाँ पर। और स्कर्वी थायमाइन, ये भी गलत है। थायमीन के उपयोग से स्कर्वी का इलाज नहीं किया जाता बल्कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C के द्वारा स्कर्वी का इलाज किया जाता है। मसूड़ों की बीमारी है, विटामिन C की कमी से होती है ये स्कर्वी। तो सही आंसर यहाँ हो गया थर्ड, मलेरिया की जो दवाई है, इलाज जो मेडिसिन है वो क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए काम में लेते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं। क्लोरोक्वीन या 4-अमीनो क्विनोलिन दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग होती है। टेटनस के लिए DPT और TB के लिए BCG, बैसिलस कैलामिटी-गुरिन का प्रयोग किया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C का प्रयोग स्कर्वी रोग के लिए किया जाता है और स्कर्वी रोग मसूड़ों की बीमारी जो विटामिन C की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है। गोल कृमि, राउंड वर्म जिसको कहते हैं, ये एक मानव में पाया जाने वाला परजीवी है। ये मनुष्य में कहाँ पर पाया जाता है। ये राउंड वर्म या सूत्रकृमि है जो कहाँ पाया जाता है। तो ये शुद्रांत्र में पाया जाता है कि यकृत में पाया जाता है कि जठर में पाया जाता है कि वृद्धांत्र में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है शुद्रांत्र में पाया जाता है। ये छोटी आंत में, शुद्रांत्र यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सही आंसर यहाँ पर 1 हो गया। थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। गोलकृमि, राउंडवर्म या सूत्रवर्मी एक कोषदीय मानव परजीवी होता है। ये शुद्रांत्र में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। जिसकी संख्या अधिक होने पर आंत में कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी जो भोजन है वो आगे की तरफ नहीं जा पाता।
पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है और अनिद्रा, दस्त, वमन, सन्निपात, घबराहट, ऐंठन आदि इसके लक्षण है इस बीमारी के। इसके निदान के लिए हेट्रा, जॉन, डेंटेल, एटीपार, एल्कोपार, चिनोपोडियम का तेल, डिकेरिस इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया राउंड वर्म या सूत्रकृमि। ये शुद्रांत में स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाला एक परजीवी है। निम्न अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनुष्यों के लिए लाभदायक है? इन लाभदायक नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन है लाभदायक नहीं है, इनमें से कौन सा हमारे लाभदायक नहीं है? सिल्कवर्म, अर्थवर्म, ग्लोवर्म या टेपवर्म? तो देखो, सिल्कवर्म रेशम का कीड़ा होता है, ये जो शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं जिनसे रेशम बनाया जाता है, सिल्क, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। और ये अर्थवर्म केंचुआ, ये भी हमारे लिए लाभदायक है, जो खाल कंपोस्ट बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता है। ग्लोवर्म ये भी लाभदायक है, और टेपवर्म ये लाभदायक नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया टेपवर्म। टेपवर्म जो है ये हमारे शरीर में मस्तिष्क में जो है ब्लड फ्लो के थ्रू पहुंच जाता है और ये संक्रमण करता है, टीनियसिस कहा जाता है संक्रमण को। तो ये हमारे लिए बीमारी पैदा करने वाला है। बाकी तीनों हमारे लिए काम के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे लिए लाभदायक नहीं है। टेपवर्म लाभदायक नहीं है, एक बीमारी पैदा करने वाला कीड़ा होता है। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। दिमाग में घुसने वाले पत्ता गोभी के कीड़े को टेपवर्म या फीताकृमि कहा जाता है। ये कीड़ा खाने के साथ पेट में, आंतों में और फिर ब्लड फ्लो में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। ये कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है। टेपवर्म से होने वाले संक्रमण को टीनियसिस कहा जाता है। टेपवर्म से टीनियसिस नाम का संक्रमण होता है। ये वर्मी है, कीड़ा है, कृमि है। अगला क्वेश्चन है कि गलसुआ, मम्प्स एक वायरल डिजीज है, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ यानी गले में सूजन पैदा करता है। तो गले के कौन से पार्ट में या किस ग्रंथियों में, ये ग्रंथियों के नाम दिए हुए, ये ज़्यादातर वही ग्रंथियाँ हैं जो लार ग्रंथियाँ हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, पेरोटिड कर्णपूर्व कान के नीचे, और सबलिंगुइन जीभ के नीचे की तरफ, और सब मैक्सिलरी यानी जो जबड़ों के साइड में रहती है। तो ये ग्रंथियाँ हैं। और इंफ्रा ऑर्बिटल, इनमें से सही आंसर क्या है? यानी गलसुआ सूजन कहाँ प्रोड्यूस करता है, कहाँ सूजन प्रोड्यूस होती है? तो सही आंसर है यहाँ पर कर्णपूर्व या पेरोटिड ग्रंथियों में। ये पेरोटिड ग्रंथियों में सूजन प्रोड्यूस करता है गलसुआ या मम्प्स, जो वायरल डिजीज है, मम्प्स वायरस। गलसुआ मम्प्स कर्णपूर्व पेरोटिड ग्रंथि में सूजन पैदा करता है। कर्णपूर्व ग्रंथि कपालों में कर्ण पल्लव के नीचे और आगे की ओर स्थित पीली सी चपटी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये पेरोटिड। प्रत्येक की लंबी और मोटी वाहिनी को स्टेनसन्स नलिका कहते हैं। ये ग्रंथियां मुख्यतः जलीय अर्थात शीर सी तरल का श्रवण करती है, लार का श्रवण करती है। तो इनमें स्वेलिंग, सूजन पैदा करता है ये गलसुआ या मम्प्स वायरस। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? देखो, यहाँ पर 2 बीमारियों के नाम दिए हुए, एक है रोहिणी या गलघोंटू। रोहिणी या गलघोंटू को डिप्थीरिया भी कहा जाता है, डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, इन तीनों के लिए हम डीपीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। डिप्थीरिया जिसको हम रोहिणी या गलघोंटू कहेंगे, पर्टुसिस को कुकर खांसी या काली खांसी कहते हैं, और टी यानी टेटनस। रोहिणी और इन्फ्लुएंजा के कारण क्या है? विषाणु और जीवाणु, या केवल जीवाणु, या जीवाणु और विषाणु, या जल प्रदूषण? देखो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटस ये बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा होती है। तो रोहिणी या गलघोंटू का तो हो गया बैक्टीरिया, जीवाणु, और इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। तो ये वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया थर्ड। रोहिणी या गलघोंटू जीवाणु के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है। थोड़ी बात करते हैं। रोहिणी गलघोंटू या डिप्थीरिया जीवाणु के द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया रोग एक संक्रामक बीमारी है। इसके उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगवाते हैं। इस रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको गलघोंटू कहा जाता है। गला घुटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इससे सांस लेने में कठिनाई होती है, दम घुटने लगता है। जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है, ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संक्रामक है? कौन सा संक्रामक रोग है, इन्फेक्शस डिजीज है जो एक से दूसरे में फैल सकती है? डायबिटीज, डिप्थीरिया,
अर्थराइटिस या कैंसर। देखो डायबिटीज़ उस पर्टिकुलर आदमी तक ही रहती है, नॉन इन्फेक्शस है, असंक्रामक है। अर्थराइटिस भी उसी तक रहती है, ये भी, और कैंसर ये भी असंक्रामक है। डिप्थीरिया ये संक्रामक है। डीपीटी में जो डिप्थीरिया हमने बात की थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, तो डिप्थीरिया ये जो है ये संक्रामक बीमारी है, बाकी असंक्रामक बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? दर्द निवारक औषधि कौन सी है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, डिसइंफेक्टेंट या पायरेटिक? तो देखो एंटीबायोटिक जो है ये औषधियाँ जो होती है एंटीबायोटिक, ये अगेंस्ट बैक्टीरिया इनको काम में लेते हैं या कवक के अगेंस्ट काम में लेते हैं। एनाल्जेसिक जो है ये एनाल्जेसिक ये दर्द निवारक औषधि होती है। डिसइंफेक्टेंट का उपयोग हम डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। एंटीपायरेटिक ये एंटीबायोटिक जो औषधियाँ हैं इनका प्रयोग करके हम जवारनाशन यानी कि फीवर के लिए, बुखार के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कि दर्द निवारक औषधि कौन सी है? एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक। इसी के नाम से एनासिन जो टेबलेट आती है, एनासिन। तो अभी बात करते हैं थोड़ी सी कि एनाल्जेसिक दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे आइबुप्रोफिन, एस्प्रिन, ये एनासिन ये एनाल्जेसिक है जो दर्द निवारण के काम में लेते हैं, आइबुप्रोफिन, एस्प्रिन आदि। जबकि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक होती है, और एंटीपायरेटिक जवारनाशक यानी फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक काम में लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल। डिसइंफेक्टेड इन्फेक्टिव एजेंट को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबता से क्या रोग होता है? अमीबता से कौन सा रोग होता है? अमाती सार या सख्त जवर या शिरोवेदना और सर्दी? तो अमीबता से या अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक अमीबा की स्पीसीज है। इसके द्वारा अमाती सार या जिसको हम कहते हैं अमीबाइसिस या अमाती सार ये बीमारी होती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया अमाती सार या अमीबाइसिस। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। अमीबता से अमाती सार या अमीबाइसिस नामक रोग हो जाता है। इसमें रोगी को दस्त के साथ साथ आंव और रक्त निकलता है। इसके उपचार के लिए एमेटिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और कुछ प्रतिजैविक दवाइयाँ जैसे एमिक्लिन, क्लोरोक्विन और होमेटिन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक यानी एंटी हम कहते हैं। तो ये प्रतिजैविक क्या होता है? किसी जीव के द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक पदार्थ जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है, या किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है, या अन्य जीवों के विकास को निरुद्ध करने वाला एक संश्लेषित यौगिक है, या बैक्टीरिया की वृद्धि को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक है। तो देखो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिसको हम कहते हैं, प्रतिजैविक जो है वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। किसी जीव के द्वारा संश्लेषित एक यौगिक है जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरोध करता है। जैसे हम बात करते हैं पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से प्राप्त की जाती है, और ये जो रोगाणुओं की वृद्धि है, जो बैक्टीरिया और कवकों के जो रोगाणु है उनकी वृद्धि को निरुद्ध करता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया सेकंड वाला। थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। प्रतिजैविक किसी जीव के द्वारा संश्लिष्ट एक यौगिक होता है जो रोगाणु की वृद्धि को निरुद्ध करता है। अब कौन कौन से ये एंटीबायोटिक्स है इनका याद रखना, आप नाम याद रखना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। पेनिसिलिन सबसे पहले इसी का डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविक है। अगला क्वेश्चन इसी पर है, देखो एम्पिसिलिन दवाई है। अभी हमने बात की कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सारी प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। तो इनमें से एम्पिसिलिन क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो गया प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हो जाएगा ये, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन का स्रोत क्या है? पेनिसिलिन, तो अभी मैंने आपको बात करी कि पेनिसिलिन वो पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये कहाँ से प्राप्त की गई थी? बैक्टीरिया से, कवक से, प्रोटोजोआ से या शैवाल से? तो सही आंसर है इसका ये पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से, फंजाई से प्राप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया कवक, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक है कि कवक के द्वारा इसको प्राप्त किया गया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में
पेनिसिलियम नोटेटम में की थी। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। इसका उपयोग जीवाणु या कवक के द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यही इसी पे क्वेश्चन आ गया। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, एड्रेसन ने। सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 इसमें की थी और पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक में की थी। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानी इंसेफेलाइटिस JE इसको कहते हैं और ये एक वायरल से होने वाली वायरल डिजीज है विषाणु। और ये विषाणु मनुष्य के किस अंग को संक्रमित करता है? मस्तिष्क को, फेफड़ों को, त्वचा को या RBCs को, लाल रुधिर कणिकाओं को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मस्तिष्क को। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। थोड़ा बात करते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस JE विषाणु जनित वायरल डिजीज है। याद रखना, जापानी इंसेफेलाइटिस विषाणु से होने वाली बीमारी है जो कि पशुओं में और मनुष्यों को संक्रमित करती है। इसका वाहक मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है। मैंने आपको बताया 3-4 स्पीसीज होती है मच्छरों की। क्यूलेक्स है, एनाफ्लीज है और एडीज एडिप्टाई है, ये है। तो क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है जापानी इंसेफेलाइटिस का। जापानी इंसेफेलाइटिस फ्लेवी वायरस के कारण होता है और जो वायरस इसका है उसका नाम है फ्लेवी वायरस, जिसकी वजह से इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस होता है फ्लेवी वायरस के कारण होता है, जो मस्तिष्क के आसपास की झिल्ली को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रोग और उनके कारक दिए हुए कि वो किस वजह से होता है और बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ उसका नाम दिया हुआ है। तो हमें सुमेलित करना है इनको कि कौन सा रोग का कारक कौन सा है। देखो 4 रोग है और 4 उनके कारक दिए हुए, तो चारों को सुमेलित करना है हमें। ऑप्शन में देखते हैं, ए में 6 रोग है, TB और टाइफाइड है और कुकर खांसी जिसको पर्टुसिस कहते हैं, और छोटी माता जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो ये इनके क्या क्या रोग कारक कौन है? देखो 6 रोग या TB जो है, TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, तो ए से रिलेटेड हो जाएगा फोर्थ। यानी 6 रोग का कारण कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया। फिर टाइफाइड की बात करते हैं, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टाइफाइड। और टाइफाइड का जो कारक होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। तो इसका कारण हो गया ये एक वाला। फिर बात करते हैं पर्टुसिस, कुकर खांसी को पर्टुसिस कहते हैं, तो पर्टुसिस से याद रख लो, बार्टेडेला पर्टुसिस, बार्डेटेला पर्टुसिस। ये पर्टुसिस कुकर खांसी का कारण हो गया, तो सी से तीसरा वाला सुमेलित हो गया। और डी छोटी माता जो है वो बेरिसेला जोस्टर से की वजह से होती है, बेरिसेला जोस्टर। तो ये इस तरह से इनको हम सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण में होने वाला रोग कौन सा है? यानी वायरल वाली डिजीज कौन सी है इनमें से? टाइफाइड या विसुचिका या जुकाम या मलेरिया? देखो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआस की वजह से होता है, जुकाम वायरस से होने वाली बीमारी है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया, वायरल संक्रमण से होने वाली बीमारी कौन सी है? जुकाम है, कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। से होती है टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। ये मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। एथलीट फुट संक्रामक रोग है, एथलीट फुट ये संक्रामक रोग है। फफूंद के द्वारा जनित या जीवाणु के द्वारा जनित या विषाणु के द्वारा जनित या प्रोटोजोआ के द्वारा जनित। यानी एथलीट फुट रोग जो है वो इसका कारण क्या है? तो देखो ये एक तरह से इसको पैर की दाद कहते हैं, रिंगवर्म ऑफ द फुट कहा जाता है। और ये फफूंद जनित रोग है, जो दाद, खाज, खुजली, इस तरह की जो डिजीज है वो सारी और एक अस्थमा, इनका जो कारण है वो फफूंद है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो गया फफूंद जनित रोग है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में कि पेद की दाद रिंगवर्म ऑफ द फुट या टीनिया पेडिस कवक द्वारा लगने वाला रोग है। इसमें पाँव की सल्की जो त्वचा है वो सल्की हो जाती है और छूटती रहती है, उतरती रहती है, इसमें खुजली भी होती है। इसे एथलीट फुट भी कहते हैं, ये ट्राइकोफाइटोन वंशज के कवक के कारण होता है, ट्राइकोफाइटोन कवक की वजह से होता है। और प्राय नम क्षेत्रों में जैसे बाथरूम में नंगे पांव चलने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है ट्राइकोफाइटोन। तो एथलीट फुट या रिंगवर्म ऑफ फुट पैर की दाद कहते हैं और ये फफूंद से होने वाली बीमारी है, एथलीट फुट संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा फैलती है? गोलकर्मी राउंडवर्म,
वलयकृमि रिंगवर्म या फीताकृमि टेपवर्म या फाइलेरिया। कवक के द्वारा होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? तो कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है रिंगवर्म। रिंगवर्म दाद, खाज, खुजली, ये दाद जो है इसी रिंगवर्म की वजह से होता है। गोल कृमि, राउंडवर्म के बारे में हमने बात कर ली, एक कृमि की वजह से होती है। फाइलेरिया ये बुचरेरिया एक कृमि की वजह से होती है। फीतावर्मी टीनिया सोलियम ये भी कृमि है। ये फफूंद है, कवक है। वलयकृमि या रिंगवर्म दाद, खाज, खुजली इसकी वजह से होती है। कवक बीजाणु नम और क्षतिग्रस्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते और अंकुरित होकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिससे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होती है। ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक कवकों के द्वारा दाद यानी रिंगवर्म होता है। तो ये दो वेराइटी है, स्पीसीज है, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। इन कवकों के द्वारा रिंगवर्म या दाद, खाज, खुजली होती है। अगला क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं, किस वजह से मरते हैं? रुधिर कैंसर से, ब्लड कैंसर से, सिरोसिस से, या यकृत या उदर कैंसर से, या हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक की वजह से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीरोसिस। इनको लीवर सीरोसिस हो जाता है, यकृत में सीरोसिस हो जाता है, छाले छाले से पड़ जाते हैं, यकृत फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसको लीवर सीरोसिस कहते हैं। इस वजह से इन रोगों की मृत्यु हो जाती है, अल्कोहल पीने वालों की। लीवर सोरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर सोरोसिस का एक मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, जवर नियंत्रण में सहायक औषधि कौन सी है? बुखार के लिए कौन सी औषधि काम में लेते हैं? आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, पेनासिलिन या कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो देखो, जवर फीवर के लिए हम पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर पैरासीटामोल है। आइबुप्रोफेन ये दर्द के लिए पेन किलर के रूप में काम में लेते हैं। पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया पैरासीटामोल। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। पैरासीटामोल जवर निवारक में सहायक औषधि होती है पैरासीटामोल, और आइबुप्रोफेन दर्द निवारक है, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? यानी इनमें से एक रोग ऐसा जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता, बाकी सारे जो है वो पानी के प्रदूषण की वजह से होते हैं। हैजा, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड या पीलिया। तो देखो, हैजा तो गंदे पानी की वजह से होता है, तो ये पानी के प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। और टाइफाइड ये भी पानी से हो सकता है। पीलिया ये भी हो सकता है। हेपेटाइटिस नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस ये लीवर की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है, और इसमें यकृत में जो बिल वर्णक होता है, बिलरुबिन, उसकी अधिक मात्रा में चला जाता है। इसकी बात करेंगे हम थोड़ी सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कि जो बीमारी पानी के प्रदूषण से वजह से नहीं फैलती वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक यकृत यानी लीवर रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, और इसमें यकृत में पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट बिलरुबिन अधिक मात्रा में चला जाता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः जो पित्त वर्णक है वो यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है, और जिससे रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और पेशाब भी पीला हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण है लीवर में सूजन, उल्टी, जलन, उल्टी दस्त होना, और अंततः पीलिया, और कभी कभी मौत का कारण भी ये बन सकता है। दीर्घकालिक हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर में कैंसर का खतरा भी रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डीपीटी का इंजेक्शन लगता है, ये जो टीकाकरण करते हैं नवजात शिशुओं में, छोटे बच्चों में, तो उनमें डीपीटी की डोज दी जाती है। तो ये 3 ट्रिपल एंटीजन है, 3 बीमारियों से बचाव करता है। कौन कौन सी 3 बीमारियाँ? डेंगू, पोलियो, टाइफाइड या डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस, या डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, या डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टाइफाइड। टिटनस देखो, डीपीटी, डी फॉर डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, तो पहला ऑप्शन डिप्थीरिया हो गया। पी फॉर पर्टोसिस, पर्टोसिस यानी काली खांसी या कुकर खांसी, और टी फॉर टिटनस। तो ये 3 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, 3 बीमारियों के लिए इलाज के लिए काम में लेते हैं। डीपीटी का शिशुओं को डिप्थीरिया, रोहिणी जिसको गलघोंटू कहते हैं, कुकर खांसी, पर्टोसिस और टिटनस के लगाया जाता है, और तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तीनों की तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाले रोग और इन्फेक्शियस डिजीज पे थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर लेकर आएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।